Hello everyone, today we study the topic is a factor affecting the resistance of a conductor. ये जो टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये कोरिलेट है उस टॉपिक से जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था. आई होप सो आपको रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और इसका सिंबल क्या होता है, इसकी यूनिट क्या है, वो लर्न होगी. सो द टॉपिक इज दैट द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. रेजिस्टेंस क्या है, उसकी यूनिट क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और जो फैक्टर कौन कौन से हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं. पर आज जो हम पढ़ेंगे उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे. और ये जो डिस्क्रिप्शन है उसमें से क्वेश्चन जो है हमारा CBSE में पूछा जाता है. तो ढंग से हम इसे स्टडी करते हैं. तो देखिए, जो फर्स्ट जो टॉपिक है उसको स्टडी करने का वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर. ओके, जो लेंथ क्या रहेगी किसी कंडक्टर की वो उसको इफ़ेक्ट करती है. तो देखिए किस तरह से इफ़ेक्ट करती है. अगर मैंने कोई भी कंडक्टर का एक वायर लिया है, वो उस वायर की लेंथ कितनी है उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है. तो आर मतलब अपना रेजिस्टेंस, जैसे कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं. तो वो किसके प्रोपोर्शनली होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनली होता है. दैट मीन अगर किसी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो क्या इंक्रीज होगा, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. कहने का मतलब ये है कि जितना लंबा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. और जितना शॉर्ट वायर जो होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम या लेस होगा. तो ये बात हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो गई है कि लेंथ प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है. फर्स्ट फैक्टर हमारा कंप्लीट है कि जितना लेंथ होगा उतना हमारा रेजिस्टेंस होगा. सेकंड, जब हम बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. एक कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ओके, उस अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है. तो उसमें हम क्या देखते हैं कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A. दैट मीन A क्या है, यहाँ पर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है किसका, कंडक्टर का. तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R किसके, हमारे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के एरिया के. दैट मीन अगर हम क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसे बढ़ाएंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. आई रिपीट दैट कि अगर हम क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो इंक्रीज करते हैं तो क्या डिक्रीज हो जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा. और अगर वाइस वर्सा हम करें कि रेजिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या डिक्रीज हो जाएगा, हमारा क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. दैट मीन अगर किसी भी कंडक्टर का एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपने आप ज़्यादा हो जाएगा. और अगर रेजिस्टेंस कम है दैट मीन एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा. ये अपोजिट है, एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम और एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा. इसमें एक चीज़ और देखने लायक है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एरिया होता है हमारा तो वो क्या होता है, स्क्वायर में. ठीक है, स्क्वायर में आता है तो उस अकॉर्डिंग उस स्क्वायर का डबल क्या हो जाता है, हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाता है. सपोज इट, अगर मैंने एरिया को डबल करा है तो डबल करने का मतलब क्या है, एरिया अगर डबल होता है तो ये क्या होता है, अपने आप क्या होता है, हाफ मान लेते हैं हम कि एरिया डबल, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. बट एरिया किस में होता है, स्क्वायर में हो जाता है. तो स्क्वायर को जब अपन करते हैं, स्क्वायर का अगर हम फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या जाता है, 4th आ जाता है. तो अगर ये डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा. अब मैं इसको आपको समझाने के लिए बहुत ईजी गोइंग है, जो मैं आपको समझा रही हूँ उसे स्लो स्टेप बाय स्टेप पढ़िए कि इफ़ एरिया इज डबल देन रेजिस्टेंस इज हाफ्ड. ओके, ये डबल होता है तो ये क्या हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है. और अगर रेजिस्टेंस डबल होता है तो एरिया क्या हो जाता है, अपना हाफ हो जाता है. बट हम किसकी बात करें, सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया की. जब भी हम किसी चीज़ का एरिया निकाला जाता है तो उसकी यूनिट किस में आ जाती है, स्क्वायर में आ जाती है. तो अगर स्क्वायर की यूनिट आती है उस अकॉर्डिंग हम उसका डबल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसका 1/4 हमें मिलता है. ये डबल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस क्या मिल जाएगा, 1/4 हमें मिल जाएगा, क्योंकि उससे कितना चल जाएगा, हाफ में चला जाएगा. तो ध्यान रखिएगा, एरिया डबल देन रेजिस्टेंस इज हाफ, रेजिस्टेंस इज डबल देन एरिया इज हाफ्ड. ओके, अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका एरिया है वो डबल कर दिया गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका 1/4 हो जाएगा. ओके, अब क्या है, इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. थर्ड हम पढ़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि कंडक्टर का जो नेचर है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, जिस मटेरियल से वो बना हुआ है उसके नेचर पे कंडक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है.
कहने का क्या मतलब है कि कोई भी कंडक्टर है वो किस चीज़ से बना हुआ है, मेड ऑफ किस चीज़ से है, और जिस चीज़ से वो बना हुआ है उस चीज़ पर हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। तो देखिए हमारे पास दो वायर हैं, एक कॉपर वायर और दूसरा कौन सा, नाइक्रोम वायर। ओके, तो देन हम देखते हैं हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है। हमने कॉपर वायर और नाइक्रोम जो वायर हैं उनकी लेंथ जो है हमने इक्वल ले रखी है, मतलब अगर 5 सेंटीमीटर कॉपर वायर है तो 5 सेंटीमीटर हम क्या लेंगे, नाइक्रोम वायर लेंगे। बट हमने रिजल्टेंट क्या देखा, हमने ये देखा कि दोनों की लेंथ इक्वल होने के बावजूद उनके रेजिस्टेंस में डिफरेंस आ रहा है। हाँ, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है कि जो जिस मटेरियल से वो बिल्डअप है वो मटेरियल डिफर है, इसलिए इनके रेजिस्टेंस में भी क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। हमने देखा कि कॉपर जो है वो नाइक्रोम जो है वो 60 टाइम्स जो रेजिस्टेंस है कॉपर वायर की तुलना में वो ज़्यादा है उसका। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए नाइक्रोम वायर इज़ अबाउट 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर वायर, मतलब कॉपर वायर का क्या है, कम है, और नाइक्रोम वायर का क्या है, ज़्यादा है, 60 टाइम्स। तो क्यों, क्योंकि कॉपर अलग चीज़ से बना हुआ है और नाइक्रोम किससे बना हुआ, अलग चीज़ से बना हुआ है। एक प्योर मेटल है और एक क्या है, अलॉय है। तो जिस चीज़ से बने हुए उन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो देखिए प्योर मेटल का टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा। अगर आप कॉपर वायर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे और उसका रेजिस्टेंस मेजर करोगे तो रेजिस्टेंस पहले की तुलना में बढ़ा हुआ आएगा। लेट्स इट। और हम ये बात करते हैं अलॉय की। अलॉय में क्या होता है, अलॉय जो है उन पर टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं होता, ऑलमोस्ट वो अनइफेक्टेड रहते हैं टेम्परेचर से। तो ये हमारी छोटी छोटी बातें जिनको हमें लर्न करना है कि टेम्परेचर पे है जो रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ता है इंक्रीजिंग, देन रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज बट इन प्योर मेटल। पर अलॉय की बात करें हम तो अलॉय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो यूजुअली अनइफेक्टेड रहते हैं किससे, टेम्परेचर से। अब हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की। तो क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारा कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ हमारा लेंथ था, सेकंड हमारा क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया था, थर्ड हमारा क्या था, मटेरियल जिससे वो बना हुआ है, और फोर्थ क्या था हमारा, टेम्परेचर था। तो ये चारों चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट टर्म आती है वो आती है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी जो आती है वो हम ये देखते हैं कि रजिस्टिविटी को स्टडी करने के लिए हम हमारे दोनों जो फैक्टर है फर्स्ट एंड सेकंड उनको देखते हैं कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू L लेंथ के। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, A के। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंबाइंड कर देते हैं तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, ये मिलता है R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L एंड, और क्या होता है ये देखिए क्या होता है, A के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। अब हमने इन दोनों को क्या करा है, कंबाइन कर दिया है। ओके, अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो हटाते हैं तो हमें यूजुअली क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है। R प्रोपोर्शनल L के है और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A के है। ओके, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब इनको हमने कंबाइन करके लिखा है और प्रोपोर्शनल का साइन है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है कि इसे हमको क्या करना है, रिमूव करना है। जब हम इसको रिमूव करते हैं तो हमें ये जो सिंबल है वो मिलता है। और देखिए ये सिंबल हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये जो सिंबल है उसे क्या बोला जाता है, रो कहा जाता है। और रो क्या है, इट इज़ ए कांस्टेंट, इट इज़ ए कांस्टेंट। ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल हटाया है और इक्वल साइन हमने लगाया, तो जब हमें कांस्टेंट मिलता है तो इस कांस्टेंट को कहते क्या है, नॉन एज रेजिस्टिविटी, नॉन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी है, कंडक्टर जिस चीज़ का है, जिस चीज़ से वो मेड ऑफ है उसकी रेजिस्टिविटी है क्या, रो। तो यहाँ एक वर्ड आता है वो होता है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी नया वर्ड आया है। देखिए इस इक्वेशन में हम लेंथ, इस इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो R रेजिस्टेंस है, रो रजिस्टिविटी है और L क्या है, उस कंडक्टर की लेंथ है और A क्या है, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो अब 1 2 3 और ये क्या है हमारा 4। तो 4 जो टर्म यहाँ पर यूज़ में ली गई उन टर्म का हमने समझ लिया है कि ये टर्म ये है। अब हम बात करते हैं रजिस्टिविटी पे कि रजिस्टिविटी होती क्या है। रजिस्टिविटी हमें मिली जब हम बात कर रहे थे रजिस्टेंस के इफेक्टिंग फैक्टर्स की, रजिस्टेंस को कौन इफेक्ट कर रहा है उसके बारे में जब हम बात कर रहे थे तो टर्म आई हमारे पास रजिस्टिविटी और इक्वेशन मिला हमें कौन सा, R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द न्यूमेरिकल।
आपका इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसी भी कंपाउंड की रजिस्टिविटी आपसे पूछी जा सकती है या रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है। आपको रजिस्टिविटी, लेंथ और क्रॉस सेक्शन देकर के क्या पूछा जाता है, रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है। तो हियर इज स्टूडेंट, हमारे पास रजिस्टिविटी है, इक्वेशन को रीराइट करते हैं तो रजिस्टिविटी इक्वल होती है किसके, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई किसके, एरिया के, और किसके, अपॉन लेंथ के। अगर हम किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है और उसके एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं उसके लेंथ से, तो क्या मिलती है, हमें रजिस्टिविटी मिलती है। तो देखिए रजिस्टिविटी की बात हम जब करते हैं तो आर हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट हमने पिछले वाले वीडियो में निकाल ली है और क्या मिली हमें, ओम मिली है। एरिया की जब हम बात करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की बात करते हैं तो क्या होती है, हमारी मीटर होती है। मैंने फॉर्मूला में इन यूनिट्स को पुट किया है, पुट करने के बाद में यहाँ एम से एम हमारा एक एम क्रॉस हो गया है, ओम इंटू मीटर हमें क्या मिला है, गेन हुआ है। तो यूनिट जो रजिस्टिविटी की आई है, जैसे हम किससे बोलते हैं, रो से हम प्रोनाउंस करते हैं, तो रो की जो यूनिट आई है वो क्या आई है, ओम इंटू मीटर। हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, ओम इंटू मीटर। ओके, ये क्लियर है हमारा, ओम इंटू मीटर जो है। अब है कि रजिस्टिविटी है वो डिपेंड किस पे करती है। तो अगर हम बात करते हैं रजिस्टिविटी डिपेंड करती है, तो पहली चीज़ तो ये आती है कि सब्सटेंसेस पे, कि सब्सटेंसेस का जो नेचर है वो कैसा है, उस अकॉर्डिंग हमारी रजिस्टिविटी होगी। और टेम्परेचर क्या है, लेंथ वगैरह से हमें मतलब नहीं है कि इसकी लेंथ इतनी है या जब लंबी है तो उसकी रजिस्टिविटी उस पर डिपेंड करेगी। नो, लेंथ या एरिया की बात करी जाती है तो रजिस्टेंस डिपेंड करता है, नॉट रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी तो ये करती है कि सब्सटेंसेस का मटेरियल कैसा है और एट प्रेजेंट उसका टेम्परेचर कैसा है, उस अकॉर्डिंग हम किसको डिसाइड करते हैं, उसकी तो हम बात कर रहे हैं रजिस्टिविटी की। तो ये देखिए कि रो इजकल टू आर मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। इसमें हमने ये माना है कि हम क्या ले रहे हैं, कोई क्रॉस सेक्शन है, उसका एरिया ले रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ कितनी ले रहे हैं, 1 मीटर ले रहे हैं। अगर मतलब a इजकल टू 1 एंड l इजकल टू 1 हम इसमें पुट करते हैं तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है, रो इजकल टू r। दैट मीन न्यूमेरिकली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी रजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। अब देखिए कि रजिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर वायर इजकल टू 1.69 इंटू 10 टू द पावर 8 है, ओम इंटू मीटर है। तो हम इसका क्या मतलब सकेंगे, अगर हम अलग अलग कंपाउंड की कंडक्टर की रजिस्टिविटी देखते हैं तो हम देखते हैं जो सिल्वर है वो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब उसका जो कंडक्टर है वो सबसे उसकी लो रजिस्टिविटी होती है, बट वो बहुत ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर देता है। वो मतलब पावरफुल कंडक्टर या गुड कंडक्टर उसे हम मान सकते हैं। तो अब बहुत सारे लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा, मैम तो फिर सबसे अच्छा कंडक्टर अगर सिल्वर है, अगर मेटल्स में, तो हमें वायर उसकी बनानी चाहिए। यूजुअली सब स्टूडेंट को पता है कि सिल्वर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसे अवॉइड करके हम किसके, कॉपर वायर बनाते हैं जिसकी रजिस्टिविटी कितनी है, ये है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक कॉपर वायर की जो रोड होगी या उसका जो कॉपर वायर है उसकी जो लेंथ होगी वो 1 मीटर होगी और उसका क्रॉस एरिया सेक्शन क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा। देन जो उसकी रजिस्टिविटी है वो क्या होगी, ये होगी। इस तरह से हम अगर किसी चीज़ की रजिस्टिविटी है दैट मीन उसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। अब हम बात करते हैं गुड कंडक्टर की। एक गुड कंडक्टर जो होता है उसकी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जो रजिस्टिविटी क्या होती है वो क्या होती है, लो होती है। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि जो कंडक्टर होगा उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, लो होगी, क्योंकि गुड कंडक्टर जब ही हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन या करंट का फ्लो बहुत अच्छा हो, और करंट का फ्लो अच्छा होने का मतलब है रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी क्या होगी, कम होनी चाहिए। अगर हम पुअर कंडक्टर की बात करें तो रजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। अब एक चीज़ और है कि मेटल्स की जो रजिस्टिविटी है, अलॉय की रजिस्टिविटी है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए रजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज आर मच मोर हाई देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। प्योर मेटल्स से जो है अलॉय की रजिस्टिविटी काफ़ी हाई होती है। इसी वजह से बहुत इलेक्ट्रिक अप्लायंस बनाए जाते हैं, उनमें अलॉयज़ का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नाइक्रोम जो वायर है वो हीटिंग जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस बनाए जाते हैं उसमें यूज़ में लिया जाता है। रीज़न क्या है
कि उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, बताइए। उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और जो फ्लो होता है वो क्या होता है, कम होता है। इस वजह से हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जो अलॉयज़ हैं या नाइक्रोम वायर है उनका यूज़ में लिया जाता है। तो ये जो आज हमने पढ़ा वो ऑल अबाउट रेजिस्टेंस फैक्टर अफेक्टिंग टू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है जो ये है, यहाँ इस न्यूमेरिकल से हमें एक क्वेश्चन पुटअप करा जा सकता है। जो 4 फैक्टर मैंने आपको बताए हैं उनमें से कोई क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, या रेजिस्टिविटी क्या होती है, इसकी डिपेंडेंस किन किन चीज़ों पे होती है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो ये सब क्वेश्चंस जो है वो इस वीडियो में से क्रिएट होते हैं। आई होप सो आप समझ रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। सो लर्न इट एंड एन्जॉय इट। और आगे के वीडियो में है जो हम सीरीज़ का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।